मैं कहता हूं, मेरे साथ कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पर विराजमान, मैं स्वामी जी के बारे में क्या कहूं, इस पर थोड़ा सोच रहा था, तो मुझे लगता है कि एक वाक्य में ये कहना चाहिए कि जैसे अंग्रेजों के राज पर कभी सूरज नहीं डूबता था, वैसा हिंदुस्तान का योग दुनिया में ऐसा उन्होंने फैलाया कि उन सारे देशों में योग है जहां सूरज कभी नहीं डूबता। और योग के साथ अब आयुर्वेद और उसके साथ बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं, और जिन भी क्षेत्रों में स्वामी जी ने हाथ लगाया उन क्षेत्रों को उन्होंने विजयी बनाया है। ऐसे स्वामी रामदेव जी हमारे बीच में सामने बैठे हैं। मैंने बाद में देखा पूजनीय विजय कौशल जी महाराज, जिनको शिष्यों को उन्होंने समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में लगाकर विजयी बनाया। वैसे तो बख्शी जी को रिटायर्ड कहा जाता है, लेकिन बख्शी जी कभी टायर्ड नहीं दिखते, हमेशा उत्साहित रहते हैं। और केवल सीमा पर ही नहीं तो रिटायरमेंट के बाद भी कैसी लड़ाई लड़ी जाती है, बख्शी जी की तरफ देखना चाहिए। ऐसे बख्शी जी, हमारे प्रिय आशीष जी, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कार्यकर्ता, उपस्थित बंधु एवं भगिनी। वैसे तो मुझे मीडिया के बारे में बोलने के लिए कहा गया है, मैं भी मीडिया का हूं। तो मुझे थोड़ी देर पहले ऊपर आने के पहले एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप भाईबंदों के खिलाफ कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा, हिंदुस्तान में भाईबंदी का एक पुराना उदाहरण है, कौरव और पांडवों का, और इसलिए उन भाइयों के बारे में बोलना पड़ेगा। जो विषय है कि असहिष्णुता का मिथक। मित्रों, मिथक मतलब एक भ्रम। यह भ्रम की स्थिति ही इसलिए बनी है, इस पे इतनी चर्चा करनी पड़ रही है। एक एनजीओ के अनुमान के अनुसार भारत के टीवी चैनलों ने, भारत के टीवी चैनलों पर जो एयर टाइम खर्च किया इंटॉलरेंस इस विषय पर चर्चा करने के लिए, जिसके रिपीट टेलीकास्ट को अगर मान लिया जाए और यूट्यूब पर लोगों ने देखे हुए कंटेंट के हावर्स को जोड़ा जाए, तो ये घंटे बनते हैं 23,000 घंटे। तो 23,000 घंटे हिंदुस्तान के बर्बाद करने का कारण यह बना कि एक मिथक को हम नहीं समझे, और जिस कारण हम एक मिथक पे चर्चा करें कि जो मिथक है नहीं, वो मिथक पहला क्या है जिस कारण हम इस आगे वाले मिथक पर, हिंदू टॉलरेंट है क्या नहीं, इस पे चर्चा करें। वो मिथक ये है कि मीडिया सच बोलता है, ये सबसे बड़ा मिथक है। इस भ्रम को हटा दीजिए तो आपको वो सारी शंका समाधान आपके सामने आएगा ही नहीं। क्यों नहीं बोलता है? मैं कोई आपको अनसुनी बातें नहीं, आपने अनुभव की हुई बातें बताऊंगा। कल क्या दिन था? कल क्या था? देखिए, सब लोग बता नहीं पा रहे हैं, वार बता रहे हैं। कल भारतीय नववर्ष था क्या नहीं? आप लोगों को शुभकामनाएं। आप लोगों को याद इसलिए ले रहा कि 1 जनवरी आप भूल सकते हैं क्या? भूल सकते हैं? 1 जनवरी को तो 15 दिन पहले से मनाना शुरू किया जाता है। हिंदुस्तान के सारे चैनल 1 जनवरी को न्यूजीलैंड से कैसे 1 जनवरी नया साल शुरू हुआ ये दिखाते हैं, और फिर एक एक देश करके हुए जाते हैं। आपका है क्या 1 जनवरी? आपका है नहीं, लेकिन आपको आपका लगता है क्या नहीं? क्यों लगता है? क्योंकि इतने बार दिखाया जाता है, लेकिन हमारा दिखाया गया क्या? कल किसी टीवी चैनल ने भारतीय नववर्ष को दिखाया? किसी ने देखा तो हाथ ऊपर करिए। क्यों नहीं दिखाया? इसलिए नहीं दिखाया कि अगर आपको भारतीय नववर्ष बताया जाएगा, आपको गुड़ी पाड़वा बताया जाएगा, आपको उगाड़ी बताई जाएगी, आपको नवरात्र बताया जाएगा, तो आपको एक बड़े महान परंपरा के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे नहीं जोड़ना चाहता हिंदुस्तान का मीडिया। वो नहीं चाहता कि गुड़ी पाड़वा कितने बड़े महान परंपरा के साथ आया है। वो ये नहीं चाहता कि ये नवरात्रों में शक्ति की उपासना की जाती है, ये भी बताया जाए। वो ये नहीं चाहता कि उगाड़ी हिंदुस्तान में क्यों बताई जाती है। ये हिंदुस्तान और समाज है जिसको
पिछले कई सालों से बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उसके वास्तव पहचान से दूर रखा गया और उसके मन में यह हीन भावना बार बार पैदा की गई कि तेरे पास कोई महान परंपरा नहीं है, तू तो बस साफ सचुंदर देश वाले लोगों का देश हो, तुम तो अभी कहीं टेक्नोलॉजी यूज करने लगे हो। जो मिसाइल आज यूज होता है वो कई हजार साल पहले बनाने वाला हिंदुस्तान को आज बार बार ये क्यों बताया जाता है? क्योंकि अगर किसी को गुलाम बना के रखना है तो उसके मन में स्वाभिमान की जागृति नहीं होनी चाहिए। यह सबसे बड़ा सिद्धांत है और इसलिए हिंदुस्तान के मन में स्वाभिमान पैदा नहीं होना चाहिए तो इसके वास्तव को कभी भी उसके सामने बताना नहीं चाहिए। यह रणनीति का हिस्सा है। आप कहेंगे कि रणनीति कौन बनाता है? बोलने वाले नाम तो हिंदू है, बोलने वाले नाम तो भारतीय है, तो फिर कौन बनाता है? मित्रों, आप जिस टीवी को देखते हैं उस टीवी का रिमोट भले ही आपके हाथ में हो, लेकिन उस टीवी को चलाने वाले और बोलने वाले का रिमोट भारत के बाहर खाड़ी देशों में बैठे शेखों के पास है, हिंदुस्तान के बाहर बैठे चर्चेस के पास है। वो तय करते हैं कि भारत के टीवी से क्या जाना चाहिए, वो विदेशी कंपनियां तय करती है कि क्या जाना चाहिए। 1 जनवरी इसलिए मनाना है क्योंकि रात में 1 जनवरी के साथ होटल भी बिकेगा, रेस्टोरेंट भी बिकेगा, शराब भी बिकेगी, शबाब भी बिकेगी। यह सारा बाजार है और अगर गुड़ी पाड़वा बेचा जाएगा, दिखाया जाएगा, तो व्यक्ति होटलों में नहीं, घर में अपने परिवार वालों के साथ रहेगा। उसको परिवार वालों के साथ नहीं रहना है, उसको बाजार में निकालना है, उसको ग्राहक बनाना है। और यह सब कुछ करने के लिए कंपनियों का हित जैसे देखा जाता है, वैसे ही धर्मों का हित देखा जाता है। मैं जब धर्म की बात कर रहा हूं तो मैं मीडिया के मित्रों और यहां पर बैठे हुए लोगों को, और ये वीडियो जिन तक जाएगा उनके लिए खुलासा करना चाहता हूं कि जो बात मैं यहां पर बोल रहा हूं इसकी कानूनी रूप से सारी जिम्मेवारी सुरेश चौहान की है। इस मंच पर इसको मैं डालना नहीं चाहता, या इन लोगों को भी इस सवाल के लिए जवाब के लिए आपको पूछने की आवश्यकता नहीं, उसके सारे प्रकार के जवाब मैं दूंगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान में भारत में जो न्यूज चैनल चलते हैं, खास करके न्यूज चैनल और एंटरटेनमेंट चैनलों से भी आपको ऐसा कंटेंट परोसा जाता है जिससे आपको क्या भारत के एंटरटेनमेंट चैनलों में जो फैमिली सीरियल्स दिखाए जाते हैं वो हिंदुस्तान का सत्य है क्या? है क्या? नहीं, जरा नहीं है तो नहीं जोर से कहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए। क्या है क्या? अगर ये हिंदुस्तान का सच नहीं है तो हमारे घरों में क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि हमारे उस महान परंपरा के परिवार व्यवस्था को उद्ध्वस्त किया जाए जो हिंदुस्तान के इस महान परंपरा की रीढ़ की हड्डी है। कौन करना चाहता है? दोबारा वही 2 नाम आते हैं। एक नाम है कंपनियां और उन कंपनियों के पीछे खड़े चर्चेस। क्योंकि ये न्यूक्लियर फैमिली जैसे जैसे बनेगी, परिवार व्यवस्था जैसे जैसे टूटेगी, तभी तो जाके वो बीवी के बजाय किसी और के साथ रहेगा, तभी तो लड़की के बजाय लड़के के साथ रहेगा, और फिर मार्केट बनेगा लिव इन रिलेशनशिप का, तब मार्केट बनेगा समलैंगिक संबंधों का। यह सारा लाखों करोड़ रुपए का मार्केट है। इस मार्केट को हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया है, वो हिंदुस्तान के परिवार ने घुसने नहीं दिया है, और इसलिए परिवार व्यवस्था पर अटैक किया जा रहा है। आपने कभी देखा भारत के टीवी चैनलों पर किसी साधु संतों ने किया हुआ अच्छा कार्य दिखाई दिया? आस्था, संस्कार, सुदर्शन वगैरह छोड़ दीजिए, क्या कोई चैनल आपको ऐसा दिखाई दिया जो न्यूज चैनल हो और उसने भारत के संत ने किया हुआ कार्य को अच्छी तरीके से बताया हो? कभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन छोटी सी गलती हो या गलती नहीं भी हो तो भी उसको मसाला लगाकर दिखाने वाले चैनल आपने जरूर देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? धर्मांतरण वाली बात हो तो पिछले दिनों धर्मांतरण और घर वापसी को लेकर इतनी चर्चाएं हुई। उस पूरे धर्मांतरण के बाद घर वापसी के आंदोलन के द्वारा घर वापसी हुई लोगों की संख्या है 123, सिर्फ 123। और उसके बाद मैं परसों का आंकड़ा बता रहा हूं, 31 मार्च 2016 का, उसके बाद क्रिश्चियनों ने अधिकृत रीत्या धर्मांतरित कर अपने वेबसाइट पर हमने इन लोगों को धर्मांतरित किया ऐसा डाला हुआ आंकड़ा है 26,000। कहा 123 और कहा 26,000। लेकिन इसकी खबर आपने कहीं पर देखी? नहीं दिखेगी।
क्योंकि इन चैनलों के पीछे जो फंड है वो वहां से आता है। जो एफडीआई के नाम पर, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट के नाम पर टीवी चैनलों में फंड आता है, वो विदेश से आता है। और वो कैसे आता है? एक तो आता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन में, जिसमें 26% पहले था, अभी 49% किया है। मैं इस मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आह्वान करूंगा कि उन्होंने जो मीडिया में इन्वेस्टमेंट का स्तर बढ़ाकर 49% किया है, उसको घटाए। 26% के कारण ही वो कितने पीड़ित है, खुद मोदी जी समझ ले। अगर 49 होगा तो उनका और हिंदुस्तान का क्या होगा, यह भी उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सदन जरा साथ दे, मोदी जी तक पहुंचना चाहिए। तो चोरों की जेब हम भर रहे हैं, जिस कारण अगर चोर की जेब भरेगी तो वो आपके घर में आप डाका नहीं डालेगा, इसकी गारंटी है क्या? नहीं, वो अपनी टीम को और मजबूत करेगा और उसके बाद बड़ा डाका डालेगा। इसलिए उनको हमने मजबूत नहीं करना है, बल्कि भारत के न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, इसमें 1 रुपए का भी विदेशी निवेश न हो, यह विचार भारत सरकार ने करना चाहिए। और इसके लिए बाबा अगर मन में थोड़ा ठान ले, साथ दे, तो मुझे लगता है कि यह असंभव नहीं है। आप कहेंगे कि मैं बड़ी कठोर बात कर रहा हूं, डायरेक्ट बात कर रहा हूं। एक तो मेरा यह स्वभाव है और दूसरा ये देश की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे, मीठी मीठी बातें बोलेंगे, तो जैसे मिठाई से शरीर को डायबिटिक होता है ना, वैसे हमारे समाज की व्यवस्था को होगा। और इसलिए कोई भी हो, हमको सत्य बोलना होगा, सत्य पहुंचाना होगा और सत्य को प्रस्तापित करना होगा। और इसके लिए ये बार बार उसको आपके सामने लाना होगा। दूसरा, एक क्रिश्चियन मिशनरियों की बात मैंने आपको बताई। आपने एक नाम बहुत सुना होगा। मैं उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता विवादित, लेकिन भारत के किसी भी साधु संत को ग्लोरीफाई नहीं किया गया। कितने महान साधु संत मैं जानता हूं जिन्होंने ना केवल व्यक्तिगत जीवन को स्वाहा कर दिया, उन्होंने अपने शिष्य को जीवन को राष्ट्र के निर्माण में लगाया। कहीं उनका नाम नहीं आता। लेकिन आपको एक नाम पता है, मदर टेरेसा। कोई नहीं ऐसा होगा जिसको नाम पता नहीं। पता है ना, मदर टेरेसा। उनके नाम की ब्रांडिंग ही मदर करके की गई। कई लोगों को बाबा रामदेव कहने में आपत्ति है। मेरे पास वीडियो है, मेरे इंटरव्यू में कहा है कि नहीं, हम बाबा नहीं कहेंगे। लेकिन उनको मदर कहने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो उस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। मदर टेरेसा भारत रत्न दिया गया, अब जाके उनको संत की उपाधि भी दी जा रही है। उनको इंटरनेशनल लेवल पर इतने पुरस्कार दिए गए। मदर टेरेसा जी ने क्या किया? उन्होंने हिंदुओं की सेवा के नाम पर धर्मांतरण किया। इस सत्य को इस देश के किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया। यह सवाल आपको उनको पूछना चाहिए। उन्होंने सेवा नहीं की क्या? तो सेवा की, लेकिन अगर उनकी सेवा की तुलना में पुराणों में किसी के साथ करना चाहूं तो भगवान श्री कृष्ण को दूध के बहाने विष पिलाने आई पुतना मालूम है आप लोगों को? पिलाने तो विष आई थी, लेकिन बता दूध रही थी। हमारे यहां पर सेवा के नाम पर धर्मांतरित करना और भगवान श्री कृष्ण को दूध के बहाने विष पिलाना, इसमें मैं कोई फर्क नहीं मानता हूं। इस फर्क को हमको समझना पड़ेगा और हमारे सामने इस सत्य को ना लाने के मीडिया के षड्यंत्र को भी समझना होगा। और यह षड्यंत्र क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ जैसे होता है, वैसे ही गल्फ देशों के द्वारा आए हुए पैसों से होता है। क्या आपने सुना कि किसी मुस्लिम धर्म गुरु ने किए हुए किसी कुकृत्य पर भारत के टीवी चैनलों ने ब्रेकिंग न्यूज और बड़े बड़े खबरें चलाई? देखा? भारत में घुसे 8 करोड़ बांग्लादेशी, जो कि गुजरात के पॉपुलेशन के बराबर के हैं, उसके बारे में कभी दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि खाड़ी देशों से बहुत बड़ा पैसा आता है और यह सारा पैसा हिंदुस्तान के मीडिया में बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। इतना बड़ा इफेक्ट करता है कि मोदी जी अगर पैसे से भी खरीदना चाहे तो उनको पैसे से खरीद नहीं सकते, क्योंकि पैसे के सिवा भी बहुत कुछ दिया जा सकता है। वो सब कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है और इसलिए लोग बिके थे। और इसलिए हमको इन दोनों षड्यंत्रों के खिलाफ बात करनी होगी। भारत का मीडिया होली पर बहाए जाने वाले पानी के प्रति तो बड़ा संवेदनशील है, लेकिन शांति प्रिय समाज के द्वारा बहाए गए खून के बारे में बिल्कुल बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता है? यही कारण है जो मैं पैसे के बात बता रहा हूं। और मैं दावा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरे ऊपर अगर देश का कोई भी मीडिया हाउस
केस चलाना चाहें तो मैं किसी वकील को नहीं करूंगा, मैं खुद कोर्ट में आकर इसके सारे साक्ष्य, प्रूफ और तथ्य दूंगा कि कैसे इस देश के मीडिया के द्वारा पैसा उसमें डालकर हिंदुस्तान को बदनाम और खोखला करने की चाल चली जा रही। एक नई बात और आई है, मैं आप लोगों को बताता हूं। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, इसके आंकड़े हैं मेरे पास, और अभी भी मोदी जी के बारे में जो ये आंदोलन जो मीडिया में चल रहा है, अचानक से कुछ चैनलों पर कुछ विदेशी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट का रेट बढ़ जाता है। बाबा आप तो बहुत ऐड देते हैं, एडवर्टाइज का एक रेट होता है, प्राइम टाइम को 10 सेकंड का इतना, नॉन प्राइम टाइम को इतना, 0 आवर्स में इतना, विशेष इवेंट में इतना, दिवाली आ जाए, आईपीएल आ जाए तो थोड़ा बहुत ऐड बढ़ जाता है। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार आने के बाद कुछ न्यूज चैनलों को मिलने वाले एडवर्टाइजमेंट के रेट में 8 गुना फर्क हुआ है। दर्शक संख्या 8 गुना नहीं बढ़ी है, लेकिन रेट उनको 8 गुना मिल रहा है, क्योंकि 49% का जो एफडीआई का रेशो तो फुल हो गया। अब अगर पैसे विदेश से यहां पर भेजने हैं उनके अकाउंट में, तो रेट को बढ़ाकर, प्रीमियम दिखाकर बढ़ा जाता है, और इस षड्यंत्र को भी हमको समझना होगा। मैं इस देश के चैनलों को आह्वान करता हूं कि सुदर्शन चैनल अपने रेट को, अपने बैलेंस शीट को, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को और अपने सारे मुझे बहुत अकाउंट की भाषा नहीं आती है, लेकिन जो लेजर है उसको सार्वजनिक करने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान का मीडिया ये करने के लिए तैयार है क्या? ये इसलिए नहीं हो सकता कि हमारे यहां पर लोग कहते हैं कि, हमारे यहां कहते हैं ना, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ कौन डालेगा। भारत के मीडिया की स्थिति उस मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। हर एक व्यक्ति को लगता है कि कोई हाथ डालेगा तो एक साथ इतने उड़ जाएंगे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन हम तो उत्तराखंड में रहने वाले लोग, हम तो बहुत ऐसे मधुमक्खी के छत्ते को निकालते हैं। क्या करते हैं मधुमक्खी के छत्ते को निकालने के लिए? क्या किया जाता है? धुआं किया जाता है, आग बनाई जाती है। हमें एक राष्ट्रवाद की, सत्य की ऐसी आग बनानी होगी, ऐसा धुआं बनाना होगा कि इन मधुमक्खियों को हमको उखाड़ फेंकना होगा, उस छत्ते को तोड़ना होगा, और भारत के समाज मन को गुलाम बनाकर रखने की जो योजना है, उस योजना का पर्दाफाश करना होगा। अगर हम हिंदुस्तान के मीडिया झूठ बोलता है इस सत्य को समझे, और वो सच बोलता है इस मिथक को समझे, तो मुझे लगता है किसी मिथक पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यह विषय मैंने आपके सामने रखा है, और मैंने आयोजकों को कहा था कि व्याख्यान में एक तरफा बोला जाता है, लेकिन अगर किसी को सवाल पूछने हैं तो मैं उसके जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं सवालों से भागना नहीं चाहता, उल्टा मैं चाहता हूं कि जवाब दिया जाए। तो अगर कोई प्रश्न भी पूछे तो मेरे 10 मिनट बचे हैं, उसमें मैं अपनी बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। कोई भी पूछ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करता हूं, आपके बहुत ही उच्च विचार हैं, जिससे जरूर ही देश में क्रांति होगी। लेकिन एक और प्रश्न मेरे मन में आता है जो बहुत ज्यादा मुझे पीड़ा देता है, और वो प्रश्न है कि अगर दुश्मन जिहादी बना सकता है तो हम राष्ट्रभक्त क्यों नहीं? ये प्रश्न हमें अंदर से पूछना चाहिए। क्यों एक बुरे काम को करने वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा मजबूत है? हमारे साथ समाज का इतना बड़ा तबका होने के बावजूद भी हम क्यों राष्ट्रभक्त नहीं बना पा रहे? क्यों हम लगातार प्रयास करने के बाद भी विभिन्न क्षेत्रों में फेल हो रहे हैं? ये प्रश्न मैं जानना चाहता हूं कि हम क्यों राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, वैसे तो ये मीडिया वाला सवाल नहीं है, लेकिन इसका जवाब मैं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूं, बल्कि चैनल के ओनर के पहले कार्यकर्ता हूं। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति बढ़ नहीं रही है। पिछले 3 वर्षों में हिंदुस्तान की देशभक्ति निश्चित तौर पर ऊपर उठी है, और इसलिए तो देश विरोधी बौखलाकर जग गए हैं। इस सत्य को समझिए। अब बात आती है कि देशभक्त हम बनाकर शत्रु के सामने, विलन के सामने एक बराबरी का हीरो क्यों नहीं रख पा रहे? यह आपका वास्तविक सवाल है। इसका जवाब कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन बहुत बार हम फायदे के लिए विलन को खड़ा करते हैं, या किसी विलन के चिल्लाने में अपना राजनीतिक फायदा देखते हैं, और इसलिए हम उसके सामने बराबरी का या उससे बड़ा देशभक्त नायक नहीं खड़ा करते। यह राजनीतिक जमात का सबसे बड़ा बुद्धि का दिवालियापन है। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। आगे। सुरेश जी नमस्कार।
मैं जानना चाहूंगा कि मीडिया की आजादी किस सीमा तक आवश्यक है, क्योंकि आपकी बात से मुझे महसूस हुआ कि जो मीडिया को आजादी मिली है इससे कहीं न कहीं देश को नुकसान भी हो रहा है। इसकी सीमा कहां तक हो, प्लीज बताएं। पहले तो भारत का मीडिया आजाद नहीं, गुलाम है। यही तो मैं बता रहा हूं पिछले 20 मिनट से। वो आजाद नहीं है। भारत का मीडिया आजाद नहीं है। उसको आजादी कितनी चाहिए? तो 100% चाहिए। कितने प्रतिशत का सवाल ही नहीं है, 100% चाहिए। भारत के संविधान अनुसार चारों स्तंभों को, बाकी जो 3 स्तंभ है, उन लोगों को पूरी आजादी है कि नहीं? कानून को, न्यायपालिका को पूरी आजादी है, कार्यपालिका को है, विधायिका को है, तो मीडिया को क्यों नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये 3 बाकी की संस्था चाहती है कि ये पूरा आजाद ना हो। और इसलिए हिंदुस्तान में पुराना कोई भी नाम लीजिए, किसी भी क्रांतिकारक का नाम लीजिए, वो पत्रकार था, विनायक दामोदर सावरकर हो, वो भगत सिंह हो, या फिर आप किसी का भी, लोकमान्य तिलक हो, इन लोगों ने अपने जमाने में अखबार शुरू किए अलग अलग प्रकार के। अब सरकारें क्या चाहती है कि मुनाफा कमाया जाए मीडिया के द्वारा। मीडिया एक प्रॉफिट एंटिटी होनी चाहिए, यह सरकार का कहना है। सरकार नहीं चाहती कि पत्रकार मिशन करे, सरकार चाहती है कि कंपनियां कमीशन से प्रॉफिट कमाए। और इसको जब तक नहीं बदला जाएगा, देखिए मैं एक न्यूज चैनल चलाता हूं, मेरे बाकी के सारे न्यूज चैनलों का पैसा मैं इसमें डालने के बावजूद भी 200 करोड़ का कर्जा लेके घूम रहा हूं, चैनल प्रॉफिट में नहीं चल सकता, ये मेरा दावा है। तो भारत के कुछ चैनल कैसे प्रॉफिट में चल रहे हैं, पूछिए। तो अगर उसको आजादी चाहिए तो आर्थिक रूप से उसको स्वतंत्रता देनी होगी। भारत में केबल चैनलों में, उत्तराखंड में कुछ जगह पर सुदर्शन नहीं आता है। इसलिए नहीं आता है कि वहां का केबल वाला कहता है कि 2 करोड़ रुपए दे दो। पूरे भारत में अगर चैनल केबल पर चलवाना है तो कम से कम 160 करोड़ रुपए चाहिए। जो 160 करोड़ रुपए नहीं दे सकता, हिंदुस्तान के हर घर में जा नहीं सकता, तो कहां की आजादी? और इसलिए सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि केबल पर चैनल चलाने के लिए कैरेज फीस को रद्द करना चाहिए। कंपनी के बजाय एनजीओ के स्वरूप में चैनलों को चलाने का लाइसेंस देना जाना चाहिए, और वो एनजीओ केवल हिंदुस्तानी होनी चाहिए। उसके 5 पीढ़ियों में और 50 पीढ़ियों में भी कोई विदेशी नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे नियम बनाने होंगे, तब पूरी आजादी मिलेगी। आज हिंदुस्तान के 3 बड़े अंग्रेजी अखबारों में से एक अखबार का व्यक्ति विदेशी नागरिक है, संपादक, फिर भी वो चला रहा है, और कानून कहता है कि नहीं चला सकता। क्या, कहां की सिस्टम कहां गया? क्योंकि कोई बोलता नहीं मीडिया के खिलाफ, और इसलिए मीडिया के खिलाफ एक दिन बोलना होगा। आज केंद्र में देशभक्तों की सरकार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और जो जनसंचार माध्यम हैं उन पर नियंत्रण करने का दावा करता है। रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया है जो बाकायदा वहाँ से पंजीयन करता है, और बावजूद उसके हम कब तक ये बहाने बनाएंगे कि हम मीडिया पर कंट्रोल नहीं कर सकते? नहीं, मेरा ये कहना है कि मीडिया पे कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं। मैं तो मीडिया के संपूर्ण आजादी की बात कर रहा हूं, कंट्रोल की नहीं। मैं कह रहा हूं इसमें जो चोर घुसे हुए उनको बाहर निकालो ना, तो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। वो स्वयं कंट्रोल होगा, विवेक से कंट्रोल होगा, उसको बाह्य कंट्रोल की जरूरत नहीं। एक दूसरा, मोदी जी सरकार आने के बाद उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई बंधन किसी मीडिया पर नहीं लगाया है। नहीं तो एक और चर्चा शुरू हो जाएगी कि मोदी जी ने मीडिया पर कोई बंधन लगाया है। ना लगाना चाहिए। मैंने पहले जो उपाय बताए वही उपाय होने चाहिए। हाँ, इसलिए मीडिया पर असहिष्णुता सरकार ने दिखाई, ऐसा हो जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। प्रश्न मेरा वैसा सा ही था जैसा भी ये प्रश्न आया। क्या अगर इस तरह की बात आ रही है मीडिया को लेकर के, ऐसा संतोष भी है, और जो बात आप कह रहे हैं वो हम में से बहुतों के बीच में है, तो क्या ऐसी आवश्यकता नहीं है इस देश में कि किसी तरह की कोई रेगुलेटिंग बॉडी बने जो कुछ रिफाइंड करके चीजों को प्रस्तुत करे? क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है बहुत सारी चीजों को दिखाना है, बताना है, कुछ को छुपाना भी है। समाज में कोई चीज खराब अगर है तो जरूरी नहीं उसका ढिंढोरा पीटा जाए। तो क्या कोई रेगुलेटिंग बॉडी की आवश्यकता नहीं है, और यदि है तो कैसे उसको किया जाए? मैं फिर कहता हूं, मैं बाबा के भाषा में जवाब देना चाहता हूं। बाबा जी, आपके भाषा में, अगर पेट खराब है तो बाकी आप कितने उपाय करेंगे? पहले पेट को ठीक करिए ना, जहां पैसा रखा हुआ है उसको ठीक करेंगे तो सब कुछ से ठीक हो जाएगा। ना चेहरे पे मुआ से आएगी, ना डायबिटिक होगा, ना कमजोरी आएगी।
और इसलिए रेगुलेटरी बॉडी की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान में भारत का मीडिया जब तक गुलाम नहीं बनाया गया था तब तक उसने राष्ट्र को आजाद करने का काम किया है, इसलिए उसको रेगुलेट नहीं, पूरा आजाद करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो सवाल आपको पूछने हैं वो आप मेरे ट्विटर पर, फेसबुक पर पूछ सकते हैं, और मैं अकेला पत्रकार हूं जो टीवी चैनल पर खड़ा होकर अपने टेलीफोन लाइनें को खोल देता हूं, वहां पर भी पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जय हिंद।